हेलो फ्रेंड्स, एनईपी की क्लास में हम फिर आ गए हैं और यह एनईपी की क्लास जो है अध्याय 6 दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? अध्याय 6 है जो उसमें दिया हुआ है एनईपी की बुक में। चैप्टर का नाम क्या है? समता मूलक और समावेशी शिक्षा, जिसका मतलब होता है सभी के लिए अधिगम। तो इस तरह से हम चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे चैप्टर से ही हम जा रहे हैं कि लिखा क्या है, समता मूलक और समावेशी शिक्षा। तो जब समता मूलक और समावेशी शिक्षा की बात होगी तो सभी के लिए अधिगम, यही से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसी तरह जो एनईपी में लिखा हो पॉइंट टू पॉइंट, हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एनईपी का क्वेश्चन आने वाला है इससे बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। जैसे हम देखते हैं, पहला पॉइंट है एनईपी का, जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है उसमें 6.1 में क्या लिखा है कि सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन किसे माना जाता है? तो शिक्षा को माना जाता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र सबसे प्रभावी साधन है। तो पहला पॉइंट लिख देगा ऐसे क्वेश्चन में कि सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। ऑप्शन में दे देगा शिक्षा, संविधान, संसद, ऐसे तमाम चीज़ें दे देगा और उसमें से हमें क्या चुनना होगा? शिक्षा। ठीक है, ये पॉइंट हमारा तैयार हो गया। अब बढ़ते आगे। आगे पॉइंट में क्या कह रहा है कि समता मूलक और समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या रखा गया है? समता मूलक और समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो समता, पहला लक्ष्य क्या है कि सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य नहीं है। ठीक है, यानी सिर्फ स्वयं में ही एक आवश्यक लक्ष्य नहीं रखा गया, बल्कि क्या लक्ष्य रखा गया है उसमें कि समता मूलक और समावेशी समाज का निर्माण के लिए अनिवार्य कदम ही है। ठीक है, यानी समता मूलक और समावेशी शिक्षा का लक्ष्य केवल सिर्फ में आवश्यक लक्ष्य नहीं रखा गया है, बल्कि उसमें लक्ष्य रखा गया है कि जिसकी वजह से समाज का निर्माण होगा। ठीक है, समाज के निर्माण के लिए एक अनिवार्य कदम है। कौन सा? समता मूलक और समावेशी शिक्षा का। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन बन जाएगा कि समता मूलक और समावेशी समाज का निर्माण होने से क्या लाभ होंगे? अगर समता मूलक और समावेशी समाज का निर्माण हो जाएगा तो उससे क्या लाभ होगा? पहला, प्रत्येक नागरिक को सपने संजोने लगेगा, यानी प्रत्येक नागरिक अपने हिसाब से सपना देखेगा और उसका सपना पूर्ण होने का लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा। फिर व्यक्ति का विकास करने लगेगा, अपना राष्ट्र हित में योगदान करने का अवसर मिलेगा। क्या क्या अवसर मिलेगा जब समतामूलक और समावेशी समाज का निर्माण हो जाएगा? तो प्रत्येक नागरिक का अपने सपनों को सजोने का उसको अवसर मिलेगा, विकास करने का अवसर मिलेगा और राष्ट्र हित में योगदान करने का अवसर मिलेगा। अब अगला पॉइंट है 6.2 में। 6.2 में क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों में लिंग और सामाजिक श्रेणियों के अंतराल को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है। यानी कि पहले से ही जो शिक्षा नीति बनते आ रही है, जो 64-66 में बनी, 86 में बनी, 86 वाली 1992 में संशोधन हुआ था उसमें, अब आई है 2020। तो ये जो बदलाव हो रहे थे, क्रमिक बदलाव किया जा रहा था, उसके बावजूद भी क्या कह रहा है, किंतु यह असमानता विशेष रूप से देखी जा सकती है। यानी कि लिंग और सामाजिक श्रेणियों के अंतराल का जो असमानता देखने को मिलता है बार बार बदलाव करने के बाद भी, तो यह रूप अभी भी वर्तमान समय में भी कहाँ पे देखने को मिलता है? तो यह देखने को मिलता है माध्यमिक स्तर पर। कहाँ पे देखने को मिलता है? माध्यमिक स्तर पर देखने को मिलता है। और सामाजिक आर्थिक आर्थिक रूप से वंचित समूह में यह असमानता देखने को मिलती है। कौन सी असमानता? तो लिंग के आधार पे असमानता देखने को मिलती है और किस पे? जो सामाजिक श्रेणियां हैं उनके आधार पे देखने को यह असमानता मिलती है।
2 का जो हम कर रहे थे उसमें अगला पॉइंट क्या बनेगा, पूछ रहा है कि सामाजिक, क्या पूछ रहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित इन समूहों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि SEDG क्या बोला जाता है, SEEDG, SEDG कभी कभी पूछ देगा कि इसका पूरा नाम क्या होगा, तो यस से हो जाएगा सोशियो, ध्यान देना है, सोशियो हो जाएगा, सोशल नहीं होगा, सोशियो हो जाएगा, ठीक है। और ई से क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली हो जाएगा। डी से हो जाएगा डिसएडवांटेज, और जी से हो जाएगा ग्रुप्स। यह भी पूरा नाम पूछ देगा कि SEDG का पूरा नाम क्या होगा, तो ये सोशियो होगा, ध्यान देना है। ऑप्शन में सोशल भी लिख सकता है, सोशियोलॉजी भी लिख सकता है, तो हमें क्या ध्यान दें, सोशियो लिखा है। और ई का मतलब क्या है, इकोनॉमिकली है, ठीक है। और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, जी का मतलब ग्रुप हो जाएगा। तो इस आधार पे किस तरह के वर्गीकृत किया जाएगा, इसमें किसको शामिल किया जाता है, तो लिंग के आधार पे, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के आधार पे, भौगोलिक पहचान के आधार पे और सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पे SEDG के अंतर्गत लोगों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लिंग के अंतर्गत शामिल किया गया है, लिंग के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है, तो उस लिंग के अंतर विशेष रूप से महिला को और ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भी शामिल किया गया। तो यानी लिंग के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है, तो महिला को शामिल किया गया है और विशेष रूप से ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के आधार पर किसको शामिल किया गया, तो सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के अंतर्गत SC वाले आते हैं, ST वाले आएंगे, OBC वाले आएंगे और भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यक लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। किसमें, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के रूप में। भौगोलिक पहचान में कौन कौन आएगा, तो भौगोलिक पहचान में गांव रहेगा, कस्बा रहेगा, आकांक्षी जिलों के विद्यार्थी भी रहेंगे शामिल, ठीक है। और इसमें विशेष आवश्यकता वाले, आकांक्षी जिले के विशेष आवश्यकता वाले छात्र रहेंगे, जैसे सीखने से संबंधित अक्षमता सहित, यानी जो सीखने में अक्षम है उन लोगों को शामिल किया जाएगा। किसमें, SEDG के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पे कौन कौन शामिल होंगे, तो सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पे प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले परिवार, असहाय स्थिति में रहने वाले बच्चे, बाल तस्करी के शिकार बच्चे, बाल तस्करी के शिकार बच्चों के बच्चे और अनाथ बच्चे जो शहरों में भीख मांगने वाले हैं, और शहरी व गरीब बच्चे किसके अंतर्गत आएंगे, तो सामाजिक आर्थिक स्थिति के अंतर्गत इनको शामिल किया जाएगा। जैसे अभी पढ़ा ना कि SEDG के अंतर्गत कौन कौन शामिल होंगे, तो SDG के अंतर्गत जो शामिल होंगे उसके बारे में हमने देखा था, ठीक है। किस किस आधार पे शामिल किया जाएगा, तो लिंग के आधार पे, सामाजिक संस्कृति पहचान के आधार पे, भौगोलिक पहचान के आधार पे और सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पे बताया गया था। और इसके अंदर भी कौन कौन, लिंग में कौन कौन था, तो लिंग में था महिलाएं थी, विशेष रूप से महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति था। सामाजिक सांस्कृतिक पहचान की बात करें तो उसमें SC ST OBC भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। भौगोलिक पहचान की बात करें तो गांव, कस्बा, आकांक्षी जिले के विद्यार्थी जो विशेष आवश्यकता वाले हैं उनको शामिल किया गया। और सामाजिक आर्थिक स्थिति में ये शामिल हो गए, प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले परिवार, ये सब चीज़ें शामिल हो गया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगातार नामांकन घट रहा है, यह गिरावट किसमें देखने को मिलती है। पहला, SEDG में अधिक है और विशेषकर यह किस में देखने को मिलती है, तो विशेषकर महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी कि पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक नामांकन जो होता है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। तो इसमें गिरावट जो होती है वो किस में देखने को मिलती है, तो जो SEDG के ग्रुप में आते हैं जो लोग या जो बच्चे आते हैं तो इनमें गिरावट देखने को ज़्यादा मिलती है। और विशेषकर इसमें गिरावट उनमें देखने को मिलती है खासकर महिलाओं के क्षेत्र में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि SEDG के नामांकन में गिरावट अधिक रूप से किस में देखने को मिलती है,
तो SEDG के नामांकन में सबसे ज़्यादा गिरावट उच्चतर शिक्षा में देखने को मिलती है, यानी कि प्राइमरी के बाद जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ये शंकु का आकार रूप बनता है। नीचे तो ऐसे रहता है, ऊपर जाके एकदम पिरामिड की तरफ शंकु बन जाता है। तो उच्चतर शिक्षा में सबसे ज़्यादा देखने को गिरावट मिलती है। सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, बार बार बोलते रहेंगे तो हमें चीज़ें याद हो जाएंगी। SEDG ना बोल के क्या क्या बोलेंगे, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप में जो नामांकन में गिरावट की बात आती है तो सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलती है, उच्चतर शिक्षा में। सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलती है, महिलाओं में। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद करना है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन इसी तरह बनेंगे। अब बात करेंगे यूडाइस के बारे में। ठीक है, यूडाइस का पूरा नाम क्या होता है, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यूडाइस। अब क्या इसका नाम प्रयोग किया जाता है, यूडाइस प्लस किया जाता है। तो यूडाइस के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरा स्पेशल उसी के लिए रहेगा। ठीक है, इसको क्या हिंदी में क्या कहते हैं, एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, जो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। यूडाइस क्या है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो भारत में शिक्षा से संबंधित डेटा इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक कार्यक्रम है यह। ठीक है, यूडाइस रिपोर्ट की बात करें तो यूडाइस प्लस रिपोर्ट 2021-22, अब वर्तमान समय में क्या चल रहा है, 25-26 का रिकॉर्ड शुरू होने वाला, तो हम 24-25 का रिकॉर्ड अलग वीडियो में लेके आएंगे। यूडाइस क्या है, यह प्रक्रिया कब शुरू होती है, तो यह प्रक्रिया 2007-08 में शुरू की गई थी। तब से इसका नाम क्या था, इसका नाम सेमिज रखा था। क्या नाम रखा गया था, सेमिज। 2007-08 में इसको सेमिज कहा जाता था। क्या सेमिज का मतलब होता है, सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका क्या काम था, सेमिज का क्या काम था, तो सेमिज का काम था माध्यमिक शिक्षा के लिए एक अलग डेटा संग्रहण प्रणाली शुरू करना। डाइस, पहले किसका प्रयोग किया जाता था, डाइस का। डाइस की शुरुआत कब हुई थी, तो डाइस की शुरुआत हुई थी 1994-95 में हुई थी। क्या मतलब होता है डाइस का, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत इसको शुरू किया गया था। किसको, डाइस को। किसके तहत शुरू किया गया था, 1994-95 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया था। डाइस और सेमिज को एक करके क्या बना दिया गया था, तो ईडाइस कर दिया गया था। यूडाइस कब, 2012-13 में। कब किया गया था, 2012-13 में डाइस और सेमिज को मिलाकर क्या कर दिया गया, यूडाइस कर दिया गया। और यूडाइस को यूडाइस प्लस कब कर दिया गया था, तो यूडाइस को यूडाइस प्लस 2018-19 में कर दिया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है इसमें कि पूछ रहा है प्रश्न की गुणवत्तापूर्ण स्कूलों तक पहुंच पाने में कमी जो SC में देखने को मिलती है, SC के वर्ग में, के बीच नामांकन और प्रतिधारण की दरों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। किस कारण से हानिकारक पड़ा होता, तो गरीब होने के कारण, सामाजिक रीति रिवाज के कारण, प्रथा के कारण, भाषा के कारण और अन्य कारक शामिल थे, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्कूलों तक पहुंच पाने में SC के बीच नामांकन और प्रतिधारण की दरों में हानिकारक प्रभाव देखने को मिले थे। पहले से ही किस वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने का आधार माना जाता है, उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसा कौन सा वर्ग है जिसे पहले से ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जाता था, उसी के आधार पे उसको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वह वर्ग था OBC वर्ग था। ठीक है, अब बात करेंगे 6.23 में क्या कह रहा है। 6.23, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों के आधार पर कौन सा वर्ग के बच्चे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं, जनजातीय समुदाय और अनुसूचित जनजाति के। यानी कि ऐतिहासिक रूप से किसे पूछ रहा है, ऐतिहासिक। आप इतिहास पढ़े होंगे
तो उसमें देखे होंगे कि बहुत सारे आंदोलन किए गए थे। ठीक है, तो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए थे ये, और भौगोलिक कारकों के आधार पे जब पूछेगा कि ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक के आधार पे कौन सा वर्ग के बच्चे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो वो आ जाएंगे एसटी वाले बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, अनुसूचित जनजाति वाले और जनजाति समुदाय के बच्चे आ जाएंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि किस समुदाय के बच्चे अपने स्कूल की शिक्षा को सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से अप्रासंगिक और विदेशी पाते हैं। तो ठीक है, कौन पाते हैं, तो आदिवासी समुदाय जो है, जो शिक्षा की बात की जाती है तो उनको लगता है कि यह विदेशी प्रक्रिया है। ठीक है, क्या लगता है इनको, विदेशी प्रक्रिया लगता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कम है। अपेक्षाकृत अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कम कहाँ पर देखने को मिलता है, तो इस अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से उन समुदायों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप के महत्व को स्वीकार करता है। यानी कौन से समुदाय के, तो जिनका शैक्षिक रूप से प्रतिनिधित्व कम हुआ है, तो उन बच्चों को वो क्या करेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशेष रूप से महत्व को स्वीकार करेगा। अगला पॉइंट में कह रहा है कि CWSN, देखो अगर आपको चीज़ों को देखना है तो आप NAP डाउनलोड करना और वहाँ पे 6.25 जो लिखा है ना, तो उसमें ये चीज़ें पॉइंट मिलेंगी, तो उसी के थ्रू हमने 6.2 6.6 इसी के अनुसार बनाया हुआ है। ठीक है, CWSN बच्चों को अन्य बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने का महत्व को यह पहचानती है। तो कौन पहचानती है, तो ये पहचानती है NAP। ठीक है, NAP 2020 स्कूली शिक्षा में सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की जाएगी। अब ये पॉइंट ध्यान देने लायक है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बनेगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि ECCE में किससे संबंधित समस्याएं और सिफारिशें हैं, तो ECC में किससे संबंधित समस्याएं और सिफारिशें हैं, मूलभूत साक्षरता से, संख्या विज्ञान से, विद्यालय तक पहुंच से, नामांकन को लेकर और उपस्थिति को लेकर। ये मेन पॉइंट समाहित किया गया किसमें, ECCE में। इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया है और इनमें सुधार करने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, ECC का मतलब क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECC किसके लिए महत्वपूर्ण व प्रासंगिक है, तो किसके लिए महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है, तो विशेष रूप से अल्प प्रतिनिधित्व वाले लाभान्वित समूहों के लिए, यानी कि अल्प प्रतिनिधित्व वाले जो लाभान्वित समूह हैं उनके लिए महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। और किन विषयों से और समस्याओं से संबंधित है जिसकी सिफारिश करता है, तो मूलभूत साक्षरता है, संख्या विज्ञान है, नामांकन है, उपस्थिति है और विद्यालय तक पहुंच की बात कौन करता है, ECCE करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि SEDG के संदर्भ में किन उपायों को दृढ़तापूर्वक लागू किया गया है, जो अध्याय 1.3 में है। यानी अध्याय 1 से लेके 3 में दिया हुआ है, किसके बारे में, SEDG के संदर्भ में कौन से उपाय को दृढ़तापूर्वक लागू करने की बात की गई है। तो पहला, प्रारंभिक बाल्यावस्था व देखभाल की शिक्षा। दूसरा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या विज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व। ये ध्यान देना है, ये जो बोल रहा है ना कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या विज्ञान किससे संबंधित है, तो सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त है। पॉइंट दे देगा कि सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त क्या है, तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या विज्ञान है। तो वहीं पूछा है कि SEDG के संदर्भ में किन उपायों को दृढ़तापूर्वक लागू किया गया है। तो SEDG में 3 उपायों को दृढ़तापूर्वक लागू किया गया है। कौन कौन सा,
पहला प्रारंभिक बाल्यावस्था व देखभाल, ठीक है। दूसरा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। तीसरा है ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करना और सभी स्तर पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। तो ये पॉइंट पूछ देगा कि SEDG के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है, पूछ देगा ECC के अंतर्गत क्या शामिल किया गया है, ऐसे प्रश्न बन। अगला पॉइंट कह रहा है कि कौन सी सफल नीतियां और योजनाएं चलाई गई हैं जिससे कुछ क्षेत्रों में SEDGE, एक मिनट यहाँ पे SEDG है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ, SDG नहीं होगा, SEDG, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो पहला क्या कह रहा है कि कौन सी सफल नीतियां और योजनाएं चलाई गई हैं जिससे कुछ क्षेत्रों में SEDG की भागीदारी स्कूली शिक्षा प्रणाली में काफ़ी बढ़ी है। तो किसके द्वारा, तो लक्षित छात्रवृत्ति द्वारा, माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सशर्त नगद हस्तांतरण किया गया, और तीसरा परिवहन के लिए साइकिल प्रदान किया गया। तो इसके जो व्यवस्था की गई, तो इस व्यवस्था के चलते SEDG की भागीदारी से स्कूल शिक्षा प्रणाली में काफ़ी वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट कह रहा है कि क्या ध्यान रखना आवश्यक होगा कि यह पता लगाएं कि कौन से उपाय विशेष रूप से कुछ SEDG के लिए प्रभावी हैं, यानी आप पता लगाएं कि कौन से उपाय जो SEDG के लिए प्रभावी होंगे। पहला, यानी कि कम दूरी वाले स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावी हो रहा है, यानी कि कम दूरी पे जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसको प्रभावी हो रहा है। जैसे कि अगर सुरक्षा की भावना हो रही तो माता पिता भी क्या करें कि उनके मन में एक भावना आ रही है कि नहीं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, इसलिए इनको स्कूल भेजना है। पहला क्या किया गया था कि साइकिल प्रदान करना। दूसरा, पैदल चलने वाले समूहों का आयोजन करना, यानी कि जब पैदल चल रहे हैं दूर से तो बच्चे क्या करेंगे, समूह में स्कूल जाएंगे। और दूर जाने के लिए लड़कियों के लिए क्या दिया गया, साइकिल दिया गया। तो इससे क्या होगा कि इससे लोगों के मन में और बच्चों के मन में जो डर की भावना है वो कम होगी और स्कूल की तरफ ये लोग आसानी से जाएंगे। तो इसलिए यह व्यवस्था की गई। यानी बोल रहा है कि कम दूरी वाले स्थान पे प्रभावी रहा है। तो कम दूरी वाले स्थान पे प्रभावी क्या रहा है, तो जो माता पिता को सुरक्षा की भावना बताया गया, उनके मन में यह चीज़ लाएगा कि सुरक्षा की दृष्टि से क्या होगा कि आप लोग के बच्चे रहेंगे, उनकी व्यवस्था की जाएगी। और जो विशेष रूप से शक्तिशाली रूप से प्रभावी रहा तो वह था साइकिल प्रदान करना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि दिव्यांग बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रयोग प्रभावी हो सकता है। तो दिव्यांग बच्चों की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए जो उपाय सुझाए गए हैं, तो पहला उपाय सुझाया गया कि एक बच्चे के साथ एक शिक्षक को लगाया जाना। दूसरा, अगर शिक्षक भी लगाया जा रहा उसके सहपाठी को भी उसके साथ लगा सकते हैं। तीसरा, मुक्त विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करना। चौथा, उचित बुनियादी ढांचा प्रस्तुत करना। और पांचवा क्या हो जाएगा, उचित तकनीकी का प्रयोग करना। तो ये सभी व्यवस्था जो की जाएगी तो इससे क्या होगा कि दिव्यांग बच्चों की पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी विद्यालय तक। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि शहरी गरीब क्षेत्रों में काउंसलर अथवा प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता किसके साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो शहरी क्षेत्र में काउंसलर होते हैं जो प्रशिक्षित होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कार्यकर्ता भी होते हैं। ये किसके साथ मिलकर काम करते हैं, छात्रों के साथ, अभिभावकों के साथ, स्कूलों के साथ और शिक्षकों के साथ। तो जो काउंसलर होते हैं प्रशिक्षित होते हैं, शहरों में देखने को मिलते हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं तो ये छात्रों, अभिभावकों, स्कूलों और शिक्षकों के साथ मिलकर काम करते हैं मतलब उनसे शिक्षा से रिलेटेड व्यवस्था देखते हैं कि उनके अनुरूप व्यवस्था मिल रही है नहीं मिल रही है। तो बातचीत करके इन सब चीज़ों में सुधार करते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है।
तो इनके लिए क्या सुझाव दिया गया? तो इनके लिए सुझाव दिया गया कि यदि इन काउंसलर को काम पर रखा दिया जाए, किसको रख दिया जाए? काम पर रखा जाए, तो क्या परिणाम होगा? तो परिणाम जो होगा वह यह परिणाम होगा कि उपस्थिति बढ़ जाएगी और सीखने के परिणामों में भी प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है SEDG का फुल फॉर्म। तो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ भौगोलिक क्षेत्र में SEDG का काफ़ी बड़ा अनुपात है। ऐसे भौगोलिक स्थान भी हैं जिनकी पहचान महत्वाकांक्षी जिले के रूप में की गई है, जिनमें शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके लिए क्या सिफारिश की गई है? तो इसके लिए क्या सिफारिश की गई? पहला, देश के शैक्षिक रूप से वंचित SEDG की बड़ी आबादी वाले कुछ क्षेत्रों को विशेष क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। क्या कह रहा है कि इसके लिए क्या करना है कि जहाँ पे SEDG बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है तो वहाँ पे क्या करना है कि उस क्षेत्र को SEG घोषित करना है। क्या घोषित करना है? स्पेशल एजुकेशन जोन घोषित करना है। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन जोन घोषित करना है जहाँ पे ज़्यादातर SEDG देखने को मिलता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि SEZ के लिए क्या निर्धारित किया गया है? तो क्या निर्धारित किया गया है? तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए अतिरिक्त प्रयासों के माध्यम से सभी योजनाओं और नीतियों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। कि ना केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करेगी। किसके? SEG के स्पेशल एजुकेशन जोन जो निर्धारित किया जाएगा उसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकार मिलकर उसके लिए काम करेगी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? 6.7 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस बात की सिफारिश करती है कि SEDG विद्यार्थियों के उत्थान के लिए बनाई जा रही नीतियों और योजनाओं को विशेष रूप से किस पर केंद्रित किया जाना चाहिए? तो SEDG की जो बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाएगा? बालिकाओं पे किया जाएगा। बालिकाओं की शिक्षा पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? 6.8 कि भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और न्याय संगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु किसका गठन करेगी? तो जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी। किसका गठन करेगी? जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी। कौन करेगी? भारत सरकार करेगी। भारत सरकार जो जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी तो उसका निर्धारित योजनाओं को लागू करने के लिए जो केंद्र सरकार क्या करेगी? तो राज्यों को यह सुविधा देने के लिए क्या करेगा? तो एक कोष उपलब्ध करेगा। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार जो है ट्रांसजेंडर और महिलाओं की शिक्षा के लिए एक जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगा और उस गठन का प्रयोग किसके लिए करेगा? तो राज्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए, यानी कि राज्य यह सुविधा दे सके उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? तो एक कोष उपलब्ध कराएगी। किसको? राज्य को। यह कोष राज्यों को किस तरह सक्षम बनाएगा? तो यह कोष जो निर्धारित किया जाएगा तो राज्यों को किस तरह सक्षम बनाएगा? तो राज्य क्या करेगा कि सामुदायिक आधारित कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए बड़े स्तर तक ले जाने में, सामुदायिक स्तर पर जो कार्यक्रम किए जाएंगे उसको आगे बढ़ाने में यह काम करेगा। और इस कार्यक्रम से क्या होगा? तो इससे महिला व ट्रांसजेंडर बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में परिस्थितिजन्य समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। और राज्य को कोष कौन देगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी।
सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक कोष निधि की स्थापना करेगी जिसको क्या कहा जाएगा, जेंडर समावेशी निधि। ये जो कोष का निर्धारण किया जाएगा तो इस कोष का महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित कराने की दृष्टि से क्या प्रावधान किया जाएगा जो महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें प्रावधान किया जाएगा स्वच्छता और शौचालय पे खर्चा किया जाएगा, उनको साइकिल दिया जाएगा और सशर्त नगद हस्तांतरण करके यह व्यवस्था की जाएगी। अन्य एसईडीजी की शिक्षा तक पहुंच से संबंधित समान समस्याओं के समाधान हेतु किसकी व्यवस्था की जाएगी, तो अन्य समस्याओं की व्यवस्था करने के लिए समावेशी निधि की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि महिलाओं और ट्रांसजेंडर को देखने के लिए जेंडर समावेशी निधि की व्यवस्था की जाएगी और एसईडीजी से संबंधित जो अन्य समस्या है, एसईडीजी से जो अन्य समस्या है उसके लिए समावेशी निधि का निर्धारण किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ देगा कि समावेशी निधि का निर्धारण किसके लिए किया जाएगा और जेंडर समावेशी निधि का निर्धारण किसके लिए किया जाएगा। तो नाम से परिचित हो जाए, जेंडर समावेशी की बात करेगा तो महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए होगा और समावेशी निधि की बात करेगा तो एसईडीजी में जो अन्य ज़रूरतें हैं उनको निर्धारित या अच्छा करने के लिए समावेशी निधि का उपयोग किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ऐसे स्थान जहां विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है वहां पर किसके स्तर पर निःशुल्क छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। तो किस विद्यालय के आधार पे एक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, तो जवाहर नवोदय विद्यालय के कौन से स्थान पे, ऐसा स्थान जहां विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करना पड़ता है तो उसके लिए नवोदय विद्यालय के आधार पे छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इस छात्रावास में किन बच्चों को शामिल किया जाएगा, तो इन छात्रावास में विशेष रूप से उन छात्रों को शामिल किया जाएगा जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चे हैं। ठीक है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चे उनको इसमें शामिल किया जाएगा। किस विद्यालय को अधिक मजबूत बनाया जाएगा, और दूसरा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाले विद्यालय में प्रतिभा बढ़ाने के लिए इन्हें और विस्तारित किया जाएगा। तो कौन से विद्यालय को, कस्तूरबा गांधी विद्यालय को। ठीक है, यानी नवोदय विद्यालय के आधार पर छात्रावास का निर्माण किया जाएगा और कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है उस विद्यालय को मजबूती प्रदान किया जाएगा। किस आधार पे, तो सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े समूह की बालिकाएं हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए और प्रतिभा बढ़ाने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय का विस्तार किया जाएगा। कितना, ग्रेड 1 से लेकर 12 तक का विस्तार किया जाएगा और उसको मजबूती प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि क्या कह रहा है कि भारत के हर कोने में उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए कहाँ पर अतिरिक्त केवीएस और एनवीएस विद्यालय खोले जाएंगे। यहाँ पे हमने 3 चीज़ देखा। पहले पूछा कि एनवीएस के आधार पर छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, कहाँ पे विद्यालय को मजबूत प्रदान किया जाएगा और विस्तार किया जाएगा, तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय का 1 से 12 तक अपग्रेड किया जाएगा उसको। और इसमें पूछ रहा है कि भारत के हर कोने में उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त केवीएस और एनवीएस विद्यालय खोले जाएंगे। कहाँ पर, पहला विशेषकर आकांक्षात्मक जिलों में, दूसरा विशेष क्षेत्रों में जिसको SEZ घोषित किया गया वहाँ पे, और वंचित क्षेत्रों में। इन 3 स्थानों पे क्या किया जाएगा कि अतिरिक्त केवीएस और एनवीएस खोले जाएंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि कम से कम 1 वर्ष, ध्यान देना है, कितने कह रहा है कि कम से कम 1 वर्ष का प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को समाहित करते हुए किन विद्यालयों में प्री स्कूल वर्ग को
जोड़ा जाएगा। ठीक है, कम से कम 1 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को समाहित करते हुए किन विद्यालयों में प्री स्कूल वर्ग को जोड़ा जाएगा? तो केंद्रीय विद्यालय में और अन्य प्राथमिक विद्यालय जहाँ पे विशेषकर वंचित क्षेत्र में, जहाँ पर विशेषकर वंचित क्षेत्र वहाँ के अन्य प्राथमिक विद्यालय में जोड़े जाएंगे और केंद्रीय विद्यालय में जोड़े जाएंगे कम से कम 1 साल के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट में क्या कह रहा है कि क्या ईसीसीई में दिव्यांगजन बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो हाँ, ईसीसीई में दिव्यांग बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, ठीक है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब आया था? 2016 में आया था। ठीक है, ये 1995 में आया था, उसमें संशोधन करके 2016 अधिनियम लाया गया था। इसका RPW कब आया था? तो 2016 में आया था। RPWD इसका फुल नाम क्या होगा कि द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज पूछ देता है कभी कभी। RPWD का फुल फॉर्म भी पूछ देगा। तो द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज। RPWD समावेशी शिक्षा की बात करता है। ठीक है, दूसरा, जब NCF तैयार करेगा उस समय दिव्यांगजन विभाग के राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ परामर्श करेगा। किसमें कहा गया है? तो RPWD 2016 में कहा गया है। किसको ध्यान में रखकर विद्यालय व विद्यालय परिसरों की वित्तीय मदद की दृष्टि से सुस्पष्ट व कुशल प्रावधानों की व्यवस्था की जाएगी? तो दिव्यांग बच्चों के एकीकरण को ध्यान में रखकर ये व्यवस्था की जाएगी। क्या किया जाएगा? दिव्यांगजन बच्चों के एकीकरण की व्यवस्था को ध्यान में रखकर तो विद्यालय व विद्यालय परिसर की वित्तीय मदद की दृष्टि से सुस्पष्ट और कुशल प्रावधान की व्यवस्था की जाएगी। किन बच्चों के लिए जहां भी संभव हो, आवश्यकता हो, एक संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो किन बच्चों के लिए? तो गंभीर अथवा एक से अधिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए क्या किया जाएगा कि जहां पर संभव हो, आवश्यकता हो, एक संसाधन केंद्र स्थापित किया जाए। यानी एक संसाधन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो जहाँ पे गंभीर स्थिति देखने को मिल रही है और एक से अधिक अक्षमता वाले बच्चे मौजूद हों वहाँ। किस अधिनियम के तहत दिव्यांग बच्चों को बाधा मुक्त पहुंच सुनिश्चित की जाएगी? तो RPWD 2016 के तहत दिव्यांगजन बच्चों को बाधा मुक्त पहुंच सुनिश्चित किया जाएगा। RPWD 2016 के अनुसार किस प्रकार के बच्चे के पास नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा विकल्प होगा? तो मूल दिव्यांगता के बच्चे के पास क्या होगा कि नियमित और विशेष स्कूली शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। विशेष शिक्षकों के माध्यम से स्थापित संसाधन केंद्र किसकी मदद करेंगे? तो विशेष शिक्षकों के माध्यम से स्थापित संसाधन केंद्र गंभीर व एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास व शिक्षा से संबंधित। और दूसरा, उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा घर में ही उपलब्ध कराने, यानी होम स्कूलिंग की बात की जा रही है। ठीक है, होम स्कूलिंग की बात किसके लिए? दिव्यांगजन, जो गंभीर रूप से दिव्यांगजन हो और एक से अधिक अक्षमता हो। ठीक है, दूसरा, उनके कौशल विकसित करने की दिशा में उनके माता पिता और अभिभावकों की मदद करने के लिए किसके द्वारा किया जाएगा ये काम? तो ये किया जाएगा विशेष शिक्षकों के माध्यम से जो संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे उनके द्वारा ये सब चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या क्या कि गृह आधारित शिक्षा की दक्षता व प्रभावशीलता की जांच हेतु किस सिद्धांत पर आधारित ऑडिट कराया जाएगा? तो यानी कि जो बच्चे होम स्कूलिंग करेंगे, जो दिव्यांगजन बच्चे हैं होम स्कूलिंग करेंगे, तो उनको किस आधार पे उनका मूल्यांकन किया जाएगा? तो समता और अवसर की समानता के सिद्धांत पर। नोट क्या कह रहा है कि होम स्कूलिंग शिक्षा ले रहे बच्चे को
अन्य सामान्य प्रणाली के आधार पर शिक्षा के बच्चों के समतुल्य माना जाएगा। ठीक है। दिव्यांगजन बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? तो दिव्यांगजन बच्चा के शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य के पास है। किसके पास है? राज्य के पास है। अधिकांश कक्षाओं में ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें सीखने की दृष्टि से कुछ विशिष्ट अक्षमता होती है, तो उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो जिन्हें निरंतर मदद की आवश्यकता होती है। अगर इनको समय से मदद मिल जाती है तो इनमें सुधार किया जा सकता है। अगर लेट किया जाएगा तो इनसे और अक्षमता बढ़ती जाएगी। कौन सी एजेंसियां दिशा निर्देश बनाएंगी और बुनियादी स्तर से लेकर उच्चतर शिक्षा जो प्रवेश परीक्षा तक शामिल हो के स्तर तक इस तरह के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त तरीकों की सिफारिश करेगी, जिससे सीखने की अक्षमता वाले सभी छात्रों के लिए समान पहुंच और अवसरों को सुनिश्चित किया जा सके? तो कौन सी एजेंसियां करेंगी? तो इसमें लिए दो एजेंसियां हैं। कौन कौन सी? एक एजेंसी है परख, जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के अंतर्गत आती है परख, और दूसरा है मूल्यांकन और प्रमाणन एजेंसी। ठीक है, पहली है परख है और दूसरी क्या है? मूल्यांकन और प्रमाणन एजेंसी। परख का पूरा नाम क्या है? तो परख का पूरा नाम है पी से परफॉर्मेंस, ए से असेसमेंट, र से है रिव्यू, ठीक है, फिर है एंड, फिर ए से है एनालिसिस, फिर ऑफ, फिर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इस तरह से परख का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। किससे संबंधित जागरूकता और ज्ञान को सभी शिक्षक प्रशिक्षणों का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए? तो यह किससे संबंधित होना चाहिए? तो विशिष्ट दिव्यांग वाले बच्चों जो सीखने से संबंधित अक्षमता के साथ पाए जाते हैं, तो उनके लिए क्या करना है कि जागरूकता और ज्ञान को सभी शिक्षक प्रशिक्षणों को अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। यानी कि बात जब हम करते हैं कि समावेशी शिक्षा की, तो समावेशी स्कूल में दिव्यांग बच्चे और नॉर्मल बच्चे साथ बैठ के पढ़ते हैं। तो इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए क्या करना है कि सभी शिक्षकों को विशेष शिक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। किसके प्रति संवेदनशीलता विकसित की जानी चाहिए जिससे उनकी प्रतिभागिता की स्थिति को बेहतर किया जा सके? तो ऐसे कौन सा वर्ग है जिसके पास संवेदनशीलता का प्रतिभूति अपनाना चाहिए? तो वो है लैंगिक संवेदनशीलता, और दूसरा है अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूह के साथ कौन सी भावना विकसित करनी है? तो संवेदना वाली भावना विकसित करनी है, ताकि उनको प्रतिभागिता में शामिल किया जा सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्कूलों के वैकल्पिक रूप को, स्कूलों का जो वैकल्पिक रूप है उसको किसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? यानी स्कूलों का वैकल्पिक रूपों को किसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? पहला, स्कूलों को अपनी परंपराओं और वैकल्पिक शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों को संरक्षित करने के लिए। ठीक है। स्कूलों को वैकल्पिक रूप के प्रोत्साहन के साथ साथ किससे सहायता प्रदान की जाएगी? तो उन्हें अपने विषय, शिक्षण क्षेत्रों व पाठ्यक्रम को NCEF के अनुरूप एकीकृत करने में क्या किया जाएगा? सहायता किया जाएगा। ठीक है। यानी कि जो स्कूलों का वैकल्पिक रूप खुला है देखने को मिलता है, तो उन स्कूलों में क्या करेगा? NP जो है वह करेगा कि उनको पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से जो शिक्षा दे रहे हैं उनमें उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, और साथ ही साथ उनको अपने विषय में और शिक्षण क्षेत्रों में पाठ्यक्रम को किसके अनुरूप? तो NCEF के अनुरूप एकीकृत करने में सहयोग। यानी वैकल्पिक विषय वाले जो स्कूल हैं या स्कूलों का जो वैकल्पिक रूप है, तो इस प्रकार के स्कूल जो हैं उन स्कूलों में अपने पाठ्यक्रम में किस विषय को शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। यानी कि वैकल्पिक रूप का स्वरूप का जो स्कूल है, ठीक है, यानी स्कूलों का जो वैकल्पिक रूप है उन स्कूलों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
अगर उन स्कूलों को वित्तीय सहायता गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है तो गवर्नमेंट उनमें कौन सी शिक्षा लागू करने की बात करेगा? तो विज्ञान पढ़ाने के लिए, गणित पढ़ाने के लिए, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया और राज्य भाषा और अन्य प्रासंगिक विषय को शामिल करने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। जैसा कि ऐसा इन स्कूलों के द्वारा वांछित चाहा हो सकता है, यानी कि ये स्कूल क्या करेंगे, इनके चाहा हुआ है, इनकी इच्छा हो सकती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उनके इच्छा के ऊपर। इस प्रकार जो व्यवस्था की जाएगी उससे किन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 1 से 12 तक के अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में सक्षम करेगा। तो कौन से बच्चों को? तो इनमें क्या करेगा कि जो पारंपरिक रूप से उनके सांस्कृतिक में और धार्मिक स्कूलों में व्यवस्था की जाएगी, जो पारंपरिक रूप से उनका जो संस्कृत चलते हैं, जो अलग वैकल्पिक स्वरूप के विद्यालय हैं उनमें, और धार्मिक स्कूलों में व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, ऐसे स्कूलों के लिए क्या व्यवस्था और की गई, यानी कि जो स्कूलों का वैकल्पिक रूप है उनके लिए और क्या व्यवस्था की गई है? तो उनके लिए कहा गया है कि छात्रों को एनटीए द्वारा राज्य या अन्य बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकनों के लिए उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, यह बात कही जा रही है। अगला प्रश्न क्या है कि इस प्रकार के विद्यालय में किस विषय के शिक्षण में शिक्षकों की क्षमताओं को नए शैक्षणिक अभ्यासों के लिए उन्मुखीकरण सहित विकसित किया जाएगा? तो कौन कौन सा विषय है? विज्ञान है, गणित है, भाषा है और सामाजिक अध्ययन में शिक्षकों को क्या किया जाएगा? शिक्षण प्रदान किया जाएगा उनको। विज्ञान की बात किया है, गणित की बात किया है, भाषा की बात किया और सामाजिक अध्ययन की बात। वैकल्पिक रूप वाले स्कूल में उपलब्ध क्या क्या उपलब्ध किया जाएगा, यानी वैकल्पिक वाला स्कूल जो है वहाँ क्या उपलब्ध किया जाएगा? वहाँ पे पुस्तकालय और प्रयोगशाला को मजबूती प्रदान किया जाएगा। दूसरा, पुस्तक हो गया, पत्रिका हो गई और पर्याप्त पठन सामग्री। तीसरा, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे सब नोट्स हैं, पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हो। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि स्कूली शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के तहत सभी एसईडीजी से प्रतिभाशाली और मेधावी छात्रों के लिए क्या प्रदान किया जाएगा? तो इन छात्रों को बड़े पैमाने पर समर्पित क्षेत्रों में विशेष छात्रावास दिया जाएगा, ब्रिज पाठ्यक्रम चलाया जाएगा या ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा जो कहा जाता है। इन मेधावी छात्रों की फीस माफ़ कर दी जाएगी और छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता इनको प्रदान किया जाएगा। मेधावी छात्रों की बात हो रही है। क्यों ऐसा क्यों किया जाएगा? तो ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि उच्चतर शिक्षा में उनके प्रवेश की सुविधाजनक बनाया जा सके। अगला पॉइंट क्या है कि रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में राज्य सरकार, ध्यान देना है कि रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में राज्य सरकार ये व्यवस्था कर रही है। राज्य सरकारों को किसमें एनसीसी विंग खोलने के प्रोत्साहित किया जाएगा? तो राज्य सरकार को रक्षा मंत्रालय द्वारा किस स्कूल में एनसीसी विंग खोलने को प्रोत्साहित किया जाएगा? तो जनजातीय बहुल प्रदेश सहित अपने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, यानी कि राज्य जो है वह क्या करेगा कि एनसीसी विंग खोलेगा, और किसके तत्वाधान में? तो रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में। कहाँ पे खोलेगा? जनजातीय बहुल प्रदेशों में, और राज्य के जो अपने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं वहाँ पे खोलने के लिए इनको व्यवस्था की जाएगी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि एसईडीजी छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति अवसर और योजनाओं में प्रतिभाग करने के लिए और समता को बढ़ाने के लिए कौन से सरल रूप अपनाए जाएंगे? तो कौन से सरल रूप अपनाए जाएंगे? पहला, इन सभी व्यवस्थाओं के लिए एकल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन एजेंसियां
पहुंचने को सुनिश्चित करेंगी और दूसरा सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से आवेदन सुनिश्चित करना, यानी कि जो व्यवस्था की जाएगी छात्रवृत्ति की तो केवल एक वेबसाइट बनाई जाएगी और उसी एक वेबसाइट पर सारी सूचनाएं एकत्रित एक जगह मिलेंगी और एक सिंगल विंडो द्वारा इनके आवेदन को सुनिश्चित किया जाएगा कि आपका आवेदन मिल चुका है। SEDG के लिए पूर्ण समावेशन और समता को प्राप्त करने के लिए जो नीति बनाई गई है उसमें क्या महत्वपूर्ण है लेकिन पर्याप्त नहीं है, यानी कि जो नीति बनाई गई है महत्वपूर्ण है लेकिन पर्याप्त नहीं है। इसके लिए क्या किया जाना जरूरी है? तो इसके लिए किया जाना जरूरी है कि विद्यालय की संस्कृति में बदलाव जरूरी है, यानी कि SEDG जो व्यवस्था लागू की गई है बनाई गई है उसमें तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि सुधार किया जा सकता है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इसको करने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले विद्यालय की जो संस्कृति चलती आ रही है उसमें बदलाव करना है। स्कूल शिक्षा प्रणाली में सभी प्रतिभागी शामिल हैं, वे कौन कौन हैं? यानी स्कूल की शिक्षा प्रणाली में कौन कौन से प्रतिभाग शामिल हैं? तो शिक्षक शामिल है, प्रधानाचार्य शामिल है, प्रशासक शामिल है, काउंसलर शामिल है और छात्र शामिल है। तो स्कूल शिक्षा प्रणाली में जो शामिल है शिक्षक है, प्रधानाचार्य है, प्रशासक है, काउंसलर है और छात्र हैं। अगला पॉइंट, छात्रों को किसके माध्यम से संवेदनशील बनाया जाएगा? यानी छात्रों को किसके माध्यम से संवेदनशील बनाया जाएगा? तो शिक्षकों के माध्यम से और अन्य विद्यालय कर्मियों के द्वारा छात्रों को क्या किया जाएगा? संवेदनशील बनाया जाएगा।